साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैश्वीकरण और उसकी प्रमुख अवधारणाओं पर बात की थी। आज के इस वीडियो में हम लोग वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तकनीकी ज्ञान का विस्तार। नंबर 2, उदारीकरण की प्रक्रिया। नंबर 3, प्रतियोगिता एवं बाजार का विस्तार। नंबर 4, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। और नंबर 5, विदेशी व्यापार में विस्तार। चलिए हम लोग विस्तार पूर्वक वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले एक एक तत्व पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम तकनीकी ज्ञान के विस्तार के बारे में। तकनीकी ज्ञान का विस्तार पिछले 50 वर्षों में तेज गति के साथ हुआ है। परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब लंबी दूरी तक वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। दूरसंचार सुविधाओं जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल फोन, फैक्स आदि ने विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने के कार्य को सरल बना दिया है। संचार उपग्रहों ने इन सुविधाओं का विस्तार कर क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है। फलतः वैश्वीकरण का तेजी से विस्तार हुआ है। तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों में तकनीकी ज्ञान का जो विस्तार पिछले 50 वर्षों में हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण सारी दुनिया ने धीरे धीरे वैश्वीकरण को अपनाया है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उदारीकरण की प्रक्रिया। 20वीं शताब्दी के मध्य तक उत्पादन मुख्यतः देशों की सीमाओं के अंदर ही सीमित था। अनेक देशों ने अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए अनेक प्रकार के कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत में भी 1950 एवं 1960 के दशकों में केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात की ही अनुमति दी थी। इस नीति से देश में अनेक उद्योगों का विकास हुआ और भारत अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना। हम कह सकते हैं कि भारत ने 1950 और 1960 के दशकों में संरक्षणवादी व्यापार नीति का पालन किया। इससे भारत को लाभ भी हुआ। किंतु 1970 एवं 1990 के दशकों में अनेक ऐसे परिवर्तन हुए जिनसे विदेशी व्यापार को उदार बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उदाहरण के लिए सोवियत संघ का विघटन हुआ, यूरोप का आर्थिक एकीकरण हुआ, जापान का विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में उदय हुआ, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग जैसे देशों की आर्थिक प्रगति हुई। फलतः विश्व के अनेक देशों में विश्व व्यापार को उदार बनाने पर सहमति हुई। इससे उदारीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद प्रायः विश्व के सभी देशों ने अपने आयात करों में कमी की और अपने देश के बाजार को अन्य देशों के लिए खोल दिया। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक रहा, जिसके कारण वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। पूरी दुनिया में उदारीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। उदारीकरण के अगले चरण के रूप में वैश्वीकरण पूरी दुनिया के सामने आया और वैश्वीकरण को तेज गति से प्रोत्साहन मिला। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों में तीसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रतियोगिता एवं बाजार का विस्तार। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का विशेष महत्व होता है। इस प्रणाली में विभिन्न उत्पादक कंपनियां बाजार पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का सहारा लेती हैं। इसके लिए ये कंपनियां कीमत कम करने के साथ साथ विज्ञापनों एवं प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हुई है, उपभोक्ता प्रवृत्ति में बदलाव आया है, रुचि एवं आदतों में परिवर्तन हुआ है। इन सारे कारणों से वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई है। तकनीकी के विकास से उत्पादनों की किस्म एवं गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है।
फलतः नई नई वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ है, जिससे बाजार का विस्तार हुआ है। तो प्रतियोगिता एवं बाजार का विस्तार वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व साबित हुए हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला चौथा महत्वपूर्ण तत्व है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विशेष महत्व है। ये कंपनियां उन देशों में उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम एवं अन्य साधन मिलते हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है तथा कंपनियों की प्रतियोगिता करने की क्षमता बढ़ जाती है। अब प्रश्न उठता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आखिर होती क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं। ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और उत्पादित वस्तुओं को अनेक देशों में बेचती हैं। तो स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपने उत्पादन नहीं बेचती, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर करती हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। उसके पुर्जे सस्ते श्रम होने के कारण चीन में बनते हैं। फिर इन पुर्जों को लाद कर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां इन्हें जोड़ा जाता है, जहां इन्हें असेंबल किया जाता है। इसी बीच कंपनियों की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन होता है। एक बार पुनः समझिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल वैश्विक स्तर पर ही अपने उत्पादन नहीं बेचती, बल्कि अधिक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर करती हैं। वो केवल 2 या 2 से अधिक देशों में अपना उत्पादन ही नहीं बेचती, बल्कि 2 या 2 से अधिक देशों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर करती हैं। मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, फिर समझिए इस उदाहरण को। औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपने उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। यानी सबसे पहले अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में उत्पादों का डिजाइन तैयार होता है। उसके पुर्जे सस्ता श्रम होने के कारण चीन में बनते हैं। क्योंकि चीन में श्रम क्या है? सस्ता है। तो डिजाइन तैयार कहां हो रहा है? अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में। और पुर्जे कहां बन रहे हैं? चीन में। चीन में क्यों बन रहे हैं? क्योंकि श्रम सस्ता है। उत्पादों का डिजाइन अमेरिका में तैयार क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां के अनुसंधान केंद्र में लेटेस्ट जो डिजाइन हैं वो तैयार होते हैं। फिर इन पुर्जों को लादकर मैक्सिको और पूर्वी यूरोप ले जाया जाता है, जहां इन्हें जोड़ा जाता है, जहां इन्हें असेंबल किया जाता है। इसी बीच क्या होता है? कंपनी की ग्राहक सेवा का भारत स्थित कॉल सेंटरों के माध्यम से संचालन होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि चीन एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का लाभ प्रदान करता है। मैक्सिको, पूर्वी यूरोप, अमेरिका आदि देश निर्मित वस्तु की बिक्री के कारण लाभप्रद हैं। भारत में कुशल इंजीनियर उपलब्ध हैं जो उत्पादन के तकनीकी पक्षों को समझते हैं। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले शिक्षित युवक भी हैं जो ग्राहक देखभाल सेवाएं यानी कि कॉल सेंटरों उपलब्ध करवा सकते हैं। इन सभी बातों से वस्तुओं की उत्पादन लागत में कमी आई है और उत्पादन करने वाली कंपनियों का लाभ बढ़ गया है। फलतः विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संख्या बढ़ गई है और उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया है। अनेक भारतीय कंपनियों को भी बहुराष्ट्रीय होने का श्रेय प्राप्त हो गया है। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाला पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है विदेशी व्यापार में विस्तार। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रायः सभी देशों के विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। विश्व बैंक
एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी व्यापार के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इससे उत्पादकों को अपनी वस्तुओं को घरेलू बाजार के साथ साथ विश्व बाजार में बेचने का अवसर प्राप्त हुआ है। विदेशी व्यापार के विस्तार से जहां उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई है, वहीं उत्पादकों को श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त हुआ है। इससे उत्पादन लागत में कमी आई और उत्पादकों को प्रतियोगिता करने का अच्छा अवसर मिला है। वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद तो विश्व व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई है। सभी देशों ने संरक्षण की नीति के स्थान पर स्वतंत्र व्यापार से जुड़ी नीतियों को अपनाया है। परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई है। तो अभी हम लोगों ने वैश्वीकरण के प्रोत्साहित करने वाले तत्वों को समझा। अभी हमने देखा कि तकनीकी ज्ञान का विस्तार, उदारीकरण की प्रक्रिया, प्रतियोगिता एवं बाजार का विस्तार, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार, विदेशी व्यापार में विस्तार और स्पेशली 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आदि के कारण वैश्वीकरण को प्रोत्साहन मिला है। आज के वीडियो में हमने वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों पर बात की। अगले वीडियो में हम वैश्वीकरण के लाभ और हानियों पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।